इस वक्त जो F-35 तैयारों का माहिदा एक हो रहा है सऊदी अरब और वाशिंगटन के दरमियान, वो कितना ज़्यादा अहम है? ताकत का तवाज़ुन मशरिक़ वस्ता में आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त? थैंक यू वेरी मच ज़िशान। ऐसा है कि जब हम बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की तो उसके अंदर सिर्फ सऊदीया नहीं है, बाकी ममालिक भी हैं। तो अगर हम थोड़ा रीसेंट पास्ट में देखें तो अमेरिका का ये क्लेम कि हमने ईरान की जो एटमी क़ुव्वत है उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर सऊदीया को किससे ख़तरा है? और अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल है जिसके पास F-35 मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ इत्तहादी के तौर पे दोबारा से एंटर होने के लिए है, क्योंकि इससे पहले जो कतर के ऊपर अटैक हुआ था तो उससे पता चला था कि अमेरिकन जो दिफाई निज़ाम है उसके ऊपर पूरी तरह से अरब जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब का तय पाया था। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि एक तो ये मिलिटरीली जो जंगी बजट है उसके ऊपर इजाफा करेगा, दूसरा ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फाइनेंशली इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डिफेंस डील्स जो दुनिया के अंदर होती हैं, जो इससे पहले F-35 की डील इंडिया को भी सेल करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहाँ वो राफेल की तरफ चले गए। तो ये एक तरफ अमेरिका फर्स्ट वाली बात है। दूसरा ये कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बेचे जा रहे हैं, अभी तक कांग्रेस से या सेनेट से उसकी मंजूरी नहीं मिली। तो ये अभी इनिशियल बेसिस के ऊपर है, देखते हैं कि ये इत्तहादी तैयारे अगर जब डिलीवर होंगे तो उस टाइम ये इम्पैक्ट क्या डालेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये अपना जंगी साजो सामान बेचने की बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिबी में वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब आपके वक्त का। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होने के लिए जा रही है और वाशिंगटन सऊदी अरब के माबैन एक दिफाई माहिदा भी मुतवक्के है, उसके बाद F-35 तैयारों की जो फ़रोख्त है, ओवरऑल अगर हम मिडल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या इसमें आप चेंजेस देख रहे हैं आने वाले वक्त में साजिद हबीब साहब? साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो कुछ भी अमेरिका मिडल ईस्ट में कर रहा है, या अभी जैसे क्राउन प्रिंस वहाँ पे गए हैं, इनकी मुलाकात है और उससे पहले ही उन्होंने 48 F-35 बेचने का ऐलान कर दिया है। तो वो खरीद रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो बेचना चाहते हैं, वो बेचेंगे। मेरे ख्याल में ये सारा कुछ जो है इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है, जिसका मतलब इजराइल को महफूज से महफूज तर करना है। सऊदी अरब के पास पहले भी अमेरिकन इक्विपमेंट है और कुछ उनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट है। उनके पास F-15 ईगल्स हैं बहुत पुराने, जो कि मॉडिफाइड होते रहते हैं। टॉर्नेडोज है, टाइफोन्स है उनके पास। लेकिन इसमें मुझे कोई उसमें अमेरिका की तरफ से कोई उनकी पॉलिसी में चेंज नजर नहीं आ रही। आप देखिए कि इजराइल ने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है F-35 देने की। इजराइल जो पिछले 10 वर्षों से F-35 को ऑपरेट कर रहा है और उसने गजा से लेके ईरान तक जो उसने किया है F-35 से साथ किया है, उसने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि आप दे दे सऊदी अरब को, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ उसकी हिफाजत के लिए हो रहा है। और उसने एक कंडीशन लगाई है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इजराइल। यार अगर आपने सऊदीया को देने हैं तो उसको कहिए कि वो हमारे साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली सबके सामने अपने रिलेशंस अच्छे करे। उसमें इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है, ये मैं नहीं कह सकता, या उसके बगैर एक सटल उनकी कंफर्मेशन की, उनकी जो गारंटी लेनी है वो है। तो दूसरी बात यह है कि इसके अलावा अगर चाइना का और जो रशिया का इंटरेस्ट अगर जो इस तरफ है, और इससे भी रोकना है सऊदी अरब को कि वो इनकी तरफ ना जाए, जो कि एक इंडिकेशन थोड़ी सी मिली है कि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब ने मुआहिदा किया है, इट्स अ चेंज कि उसने अमेरिका से हटके भी किसी और के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार किया है। तो जहां तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इस F-35 की सेल से इसमें कोई बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा या कोई टिल्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले भी देखिए, कतर को देख लीजिए, लेटेस्ट जहाज है उनके पास -F-35।
तो क्या हुआ जब उसके ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक किया या ईरान ने एक छोटा सा स्ट्राइक किया? तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई शिफ्ट नहीं है, ये सारा कुछ इजराइल की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हो रहा है। ठीक। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, अगर हम दूसरी जानिब यूरोप की बात करें तो फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान जो 100 राफेल तैयारों का मुआहदा हुआ है, इसको महज एक मुआहदा समझा जाए, इसको शराकतदारी समझा जाए, या कोई ये नई अस्करी हिकमत अमली हो सकती है रूस की जानिब से यूक्रेन जंग के तनाजुर में? क्या कहेंगे आप? शान, रूस की तरफ बाद में आते हैं। पहले तो ये देखें कि कितनी देर से जंग जारी है, और अभी वो 3 साल तो पायलट्स को ट्रेन होने में लगेगा, और ये 10 साल का मुआहदा है। और ये जो 100 राफेल मिलेंगे इनको, ये 10 इयर्स में मिलेंगे, और उसके साथ साथ इसका मतलब है कि ये एक लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है, और जंग पता नहीं बंद होती है या नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ी एक इकनॉमिक या जंगी डील हम देख रहे हैं। जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने डायरेक्ट कह दिया और मैं इनडायरेक्ट कह रहा था कि इससे बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट, उसको देखा जा रहा है उधर सऊदीया और यूएसए के दरमियान भी, और इधर अगर आप यूक्रेन के और यूरोप के दरमियान या फ्रांस के दरमियान देखें तो यकीनी बात है इधर भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये कि डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम करना है, कि जो भी मामलात हैं यूरोप के, उसके अंदर रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। उनका जो आप समझ लें कि क्राइसिस था गैस का या बाकी चीज़ों का, या डिपेंडेंसी है या थ्रेट्स हैं यूरोप को, उस सारे को डील करने के लिए ये एश्योरिटी दिलवानी बहुत ज़रूरी थी सिक्योरिटी डायनामिक्स में, कि हाँ सारा यूरोप जो है वो साथ खड़ा है और हम लेटेस्ट इक्विपमेंट देंगे। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, ड्रोन भी होंगे, बाकी चीज़ें भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके पीछे एक मज़ीद पैसा ज़ाया किया जाएगा, और इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स रशिया को भी होंगे, और फ्रांस यानी यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रशिया के यूरोप के साथ ताल्लुकात जो है वो दोबारा से देखे जाएंगे। सही। साजिद हबीब साहब, अभी ये जो हम बड़ी ताकतों के दरमियान मुआहदे देख रहे हैं, या जो ख़रीदारी हो रही है, चाहे वो फ्रांस यूक्रेन की हो, चाहे वो सऊदी अरब और वाशिंगटन की हो, इसमें आप नहीं समझते कि फ़ज़ाई बर्तरी की दौड़ में दुनिया को ये एक नए आलमी असलहे की दौड़ की जानिब धकेल रही है? जी बिल्कुल धकेल रही है, और उसमें बुनियादी तौर पे बेनिफिट तो हो रहा है मैन्युफैक्चरर्स को। दुनिया में सबसे बड़ी जो माफिया है वो अमेरिका को ले लें या आप यूरोप को ले लिए, वो तो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री की माफिया है। तो अब आप सिर्फ इसका F-35 का देख लीजिए कि ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है पूरा कंसीव किया हुआ, ये $2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। तो $2 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट को उन्होंने बेचना है। तो मैं तो फिर कहूंगा कि सऊदी अरब खरीद नहीं रहा, उसको दिए जा रहे हैं कि यू हैव टू बाय दिस। और इसी तरह जो यूरोपियन है, जैसे अभी आपने बताया कि पोलैंड का राफेल के लिए, उसके लिए फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और 100+ राफेल ले रहे, $multi-billion की सेल है। तो यस, अगर आप एयर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये तो हमारा जो रिसेंट हमने बुनियादन मखसूस वजह से परफॉर्म किया है, इसने दुनिया पे साबित कर दिया है कि 5th जनरेशन या 4th जनरेशन ऑनवर्ड की जो वॉरफेयर है उसमें एयर पावर सुप्रीम है। एयर पावर जिसमें अब स्पेस भी शामिल हो गई है, जिसमें सैटेलाइट्स भी आ गए हैं, जिसमें इवन जो फ्यूजेस जिनको आप कह रहे हैं कि जो मिसाइल हवा में ट्रेवल करके जाते हैं, ये सब एयर पावर का हिस्सा है। तो इसमें प्राइमरीली जो वो कहते थे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है। शायद ही कहीं पे उस इजराइल गाजा जो वो कर रहा है वहां पे होगा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड उसको चाहिए, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया का देख लीजिए, तो वहां पे एयर पावर है। इसलिए आई थिंक जो जेन्युइन कंसर्न है कंट्रीज के, उसमें भी वो एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऑल डोमेन्स में, स्पेस से लेकर सैटेलाइट्स तक।